घोड़ों की रेस में चाहे कोई भी घोड़ा जीते, लेकिन रेस करवाने वाला हमेशा जीतता है। सेबी का भी यही कहना है। जहां पर 91% ट्रेडर लॉस में है, वहीं पर 100% प्रॉफिट बना रहे हैं स्टॉक ब्रोकर। और हमारे देश के नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर ग्रो ने भी आईपीओ के दौड़ में अपना घोड़ा उतार दिया है। तो उसका घोड़ा कितना ज्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है वो हम देखेंगे। यानी कि ग्रो का आईपीओ कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसके नेगेटिव साइड्स क्या है, रिस्क क्या क्या है, उसके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, और क्या ये एलजी की तरह 50% का रिटर्न देगा या फिर लेंसकार्ट की तरह सबको चूना लगाएगा। चलिए देखते हैं। ग्रो कंपनी फाउंड हुई थी 2016 में, यानी कि आज से ठीक 9 साल पहले, और इसके फाउंडर रह चुके हैं एक्स फ्लिपकार्ट फाउंडर्स। जैसे कि पेपाल माफिया है, ठीक हमारे देश में फ्लिपकार्ट माफिया है। ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज बनाते हैं और ऑलरेडी इन्होंने बहुत क्रेजी रिटर्न जनरेट कर लिया है। अगर हम ललित केसरी जी की बात करें तो उन्होंने 5000 का रिटर्न जनरेट किया है। हर्ष जैन ने 4119% तक का रिटर्न जनरेट किया है। वहीं पर नीरज सिंह ने 3837% तक का भी रिटर्न जनरेट कर लिया है। ये कंपनी 2017 में मेनली म्यूचुअल फंड्स में ही काम करती थी और सिर्फ वेबसाइट पे ही अवेलेबल थी। 2018 में इन्होंने ऐप को लॉन्च किया और राइट नाउ नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर बन चुकी है हमारे देश की। देखिए, ब्रोकरेज को दुनिया में कहते हैं कि एक्टिव यूजर इज द ब्लड फॉर स्टॉक ब्रोकर, जो कि परफेक्ट सूट करता है इस ऐप के लिए। जहां पर 18 मिलियन यूजर हैं इस ऐप का और 14 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। रिटेंशन 3 साल का 77% का है। सोच सकते हैं कि एक फाइनेंशियल सेटअप पे इतना ज्यादा रिटेंशन बहुत मायने रखता है। देखिए, कंपनी ने भी समझा कि म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि 2019 में स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस लिया और राइट नाउ नंबर 1 बन चुकी है। नंबर 1 बनने के पीछे का रीजन ये है कि आप यहाँ पे शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब एक ही ऐप में आप सब कुछ कर सकते हो। इजी टू यूज है, यूजर फ्रेंडली है, जो कि इसका मेन यूएसपी भी है। कंपनी का वैल्यूएशन हमने समझ लिया, लेकिन किसी भी कंपनी के आईपीओ में उसके फाइनेंशियल्स और वैल्यूएशन में पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके फाइनेंशियल पे चलते हैं। 2023 में कंपनी ने 1206 करोड़ का टोटल इनकम किया, यानी कि रेवेन्यू 1206 करोड़ का रहा है, जिसमें प्रॉफिट कंपनी निकाल कर देती है हमें 450 करोड़ का। वेल एंड गुड, वेरी गुड। 2024 में कंपनी का रेवेन्यू रहा है 2790 करोड़ का, लेकिन ये क्या, यहाँ पे 805 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिलता है। बट ये लॉस दोस्तों किस वजह से, वो भी आप जान लो। कंपनी ने 1 टाइम एक्सपेंस टैक्स दिया था इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि होता है 1340 करोड़ रुपए का। वो टैक्स क्यों दिया था? क्योंकि उन्होंने डोमिसाइल ट्रांसफर किया था सिंगापुर टू इंडिया। इस वजह से इस कंपनी ने 2024 में 805 करोड़ का लॉस बुक में दिखाया है। बुक में भले लॉस है, लेकिन अगर उस 1 टाइम एक्सपेंस टैक्स को हम हटा दें तो कहीं ना कहीं कंपनी प्रॉफिट में ही रही है। 2023 में प्रॉफिट रही है, 2024 में भी प्रॉफिट रही है, और राइट नाउ 2025 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू रहा है वो है 4000 करोड़ का और प्रॉफिट रहा है 1824 करोड़ का। प्रॉफिट तो बहुत सी कंपनीज दिखाती हैं, अदर इनकम दिखा देती हैं। क्या ग्रो ने भी लेंसकार्ट की तरह हमारे आंखों में धूल तो नहीं झोंक दिया? चलिए देखते हैं। 2025 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का रहा है 3900 करोड़ का एंड अदर इनकम रहा है 150 करोड़ का। यानी कि इसने लेंसकार्ट की तरह ऐसा नहीं किया है। इसका जो कोर बिजनेस है वो हम देख सकते हैं कि 84% का कोर बिजनेस है, जो कि ब्रोकरेज से आता है। तो कंपनी जेन्युइन है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रही है। अगर कंपनी के ऊपर हम डेप्ट देखें, कर्जा कितना है, तो वो है 0.054 का, मतलब कि कर्जा तो है ही नहीं। कंपनी का जो बेस रहा है वो रहा है म्यूचुअल फंड का, तो उसी को यूजर को हम समझते हैं। 2023 में कंपनी के पास 2.84 मिलियन यूजर था म्यूचुअल फंड्स का। 2025 में वो यूजर बढ़कर हो गया 8.37 मिलियन का, मतलब कि कंपनी अच्छा कर रही है यूजर बेस पर भी। एसेट कितना ज्यादा मैनेज करती है? राइट नाउ 10,000 करोड़ का एसेट मैनेज करती है ग्रो कंपनी। तो हमने फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन को देख लिया। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन कौन है। हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं, RONW, यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ किस कंपनी ने हमें ज्यादा दिया है। अगर हम कॉम्पिटिटर पर्सपेक्टिव से देखें, ग्रो ने यहाँ पर रिटर्न दिया 37.57% का, जो कि इस लिस्ट में टॉप पे है। फिर एंजल वन 20.85% का देती है एंड मोतीलाल ओसवाल हमें 22.64% का देती है। यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ ग्रो का फैबुलस है। पी रेशियो देखें तो 38 का है, अभी तो वैल्यूएशन आया नहीं है, बट 38 का है अप्रॉक्स ग्रो का। 19.80 का पी रेशियो है एंजल वन का एंड मोतीलाल ओसवाल का हमें 24.88% का दिखता है। अगर स्टॉक ब्रोकर कंपटीशन में देखें तो हमारे देश में जितने भी नए अकाउंट खुले हैं उसमें 25% ग्रो में खुले हैं। तो मतलब कि एडवांटेज तो है इस कंपनी का। ओनर्स लाजवाब हैं, ओनर्स काफ़ी ज़्यादा हाईली एडवांस है, गेम चेंजर इसके ओनर्स हैं। आप देख सकते हो 2019 में कंपनी आई स्टॉक ब्रोकर में एंड राइट नाउ नंबर 1 पे पहुंच गई। तो ओनर्स तो जरूर फैबुलस हैं। अब बात करते हैं कंपनी के पास जो यूजर है वो मेनली किस सेक्टर पे फोकस करते हैं। तो 48% स्टॉक कंज्यूमर्स हैं एंड 38% जो ग्रो के यूजर हैं वो म्यूचुअल फंड में है। हमने वैल्यूएशन को समझ लिया, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लिया, लेकिन अब कुछ कंपनी के नेगेटिव साइड पे आ जाते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं ग्रो ऐप का। चलिए थोड़ा इसके कॉम्पिटिटर को हम देखते हैं। एंजल वन 25 साल से मार्केट में है, अपस्टॉक एंड जीरोधा 15 साल से मार्केट में है, ग्रो सिर्फ 9 साल में ही नंबर 1 बन गई। लेकिन आखिर है तो ये ब्रोकरेज कंपनी,
पी इस कंपनी का 838 का है एंड सेबी के नए रूल आने की वजह से जितने भी ब्रोकर थे सबकी ब्रोकरेज कम हुई है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक्टिव यूज़र तो आ जाता है लेकिन उसे कंटिन्यू करना किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और खासकर इसमें जहां इसके पास 84% का जो रेवेन्यू मॉडल वो ब्रोकरेज से है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की चीज़ हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोन एंड एमटीएफ में भी न्यू फोकस रहा है, जो कि कहीं ना कहीं किसी भी कंपनी को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है, बहुत ज़्यादा रेवेन्यू खर्चा करवाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपनी पूरी तरह से टेक पर ही है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि सॉफ्टवेयर एक्सपेंस इस कंपनी का 27% का है। दोस्तों ये कंपनी है ब्रोकरेज कंपनी का 84% सिर्फ ब्रोकरेज से ही कमाती है। ना करे, लेकिन अगर किसी भी साल रिसेशन आ जाए तो लोग म्यूचुअल फंड तो स्टॉप कर देते हैं, लोग इक्विटी में पैसा लगाना तो भूल ही जाते हैं, तो वहाँ पर जितने भी स्टॉक ब्रोकर है वो सीधे नीचे आ जाते हैं। तो पूरा कहीं ना कहीं रिसेशन से या फिर मार्केट पे इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस टिका हुआ रहता है। चलिए अब आईपीओ को थोड़ी डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ डेट 4 नवंबर से 7 नवंबर तक है, 3 दिन में आप अलॉट कर सकते हो। प्राइस रेंज है 95 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक का। टोटल इशू जो हुआ है वो 6,632 करोड़ का है। फ्रेश इशू है 1,060 करोड़ का। ऑफर फॉर सेल है 5,572 करोड़ रुपए का एंड लॉट साइज है वही 150 का एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 14,250 रुपए का। अगर हम फाइनल वर्डिक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यस, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, ओनर्स तो गेम चेंजर्स हैं ही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो अदर इनकम है बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि कंपनी अपने कोर बिजनेस से पैसा कमा रही है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, रिसेशन या फिर सब कुछ एक हाइपोथेटिकल थॉट आ जाता है, बट इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, लोग कहीं ना कहीं ग्रो में आएंगे, ऐसे स्टॉक ब्रोकर के पास आएंगे एंड इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान में रख सकते हो। तो हमने सब कुछ डिटेल में समझ लिया, कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है, वैल्यूएशन क्या है, नेगेटिव साइड्स क्या है, पॉजिटिव साइड्स क्या है, मैंने तो आपको बता दिया। पर आप अपने एनालिसिस से इस पर इन्वेस्टमेंट करें एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कर लें।